नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में फिर से आपका बहुत स्वागत है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बजट टॉपिक। इट इज द इंडियाज फ्यूचर इज नॉट रिटन बाय लक, इट इज रिटन बाय बजट। यू गॉट माय पॉइंट। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन बजट 2026 एंड 27। इट इज नॉट जस्ट नंबर्स दोस्तों, इट्स ए विजन। इट्स जस्ट लाइक ए विजन एंड इट्स लाइक ए डायरेक्शन एंड इट्स ए डिसीजन. And if you want to understand how India plans its tomorrow, watch till the end. तो आप लास्ट तक जरूर देखेगा। बजट 2026-27 को हमने बहुत ही क्रिस्प तरीके से तैयार किया है। ये अपनी पीडीएफ के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने तरीके के साथ, जो एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, उसके लिए तैयार किया है बजट एस्टिमेट दोस्तों। चलो यूनियन बजट की बात करेंगे, फिस्कल आउटलुक से लेकर उसकी डिटेल एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। क्या है, कैसे, इसकी एक एक करके बराबर चर्चा करेंगे दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप देखते हैं कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई RE यानी कि रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट क्या है। सबसे पहले ये जो वर्ड्स आते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई ये रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट है क्या। देखो मैं पहले बात करूंगा बजट एस्टिमेट की दोस्तों। बजट एस्टिमेट गवर्नमेंट की इनिशियल एस्टिमेट होती है दोस्तों। गवर्नमेंट इनिशियल लेवल पर एस्टिमेट करती है, मतलब कि भाई हमें पूरे साल में इतना खर्च करता है। तो गवर्नमेंट की इनिशियल एस्टिमेट है कि हाउ मच मनी गवर्नमेंट वांट टू एक्सपेक्ट टू अर्न, यानी कि रेवेन्यू जो अर्न करना चाहती है, एंड स्पेंड यानी कि एक्सपेंडिचर इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जो बजट एस्टिमेट है कि गवर्नमेंट इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ हाउ मच मनी इट एक्सपेक्ट टू अर्न रेवेन्यू एंड स्पेंड यानी कि एक्सपेंडिचर इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और दोस्तों जो बजट एस्टिमेट है ये फाइनेंशियल ईयर के, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके बिगिन यानी स्टार्टिंग में ही तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। एंड इट इज प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट, जो यूजुअली 1 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है या उसको पास हुआ है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और हाँ, बजट एस्टिमेट बनता कैसे है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो पास्ट ईयर का 2025-26 का जो डेटा है उस डेटा को कंपाइल करके उसके अनुमान के आधार पर, यानी एक्सपेक्टेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके आधार पर, और एजम्पशंस एंड जो प्रोजेक्शन लगाए जाते हैं, एजम्पशंस एंड प्रोजेक्शन के बेस पर ही बजट एस्टिमेट तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें कि बजट एस्टिमेट एग्जैक्ट होता है, नहीं दोस्तों, बजट एस्टिमेट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज ओनली ए प्लान और फोरकास्ट। ये सिर्फ प्लान और फोरकास्ट पर बेस होता है। समझ रहे हैं आप। मैं एक बार हिंदी में और समझा देता हूं, क्योंकि हिंदी की हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा उत्सुक रहती है कि भाई एक्चुअल में है क्या बजट एस्टिमेट। गॉट इट। सो आई विल टेल यू इन द आसान लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो जो बजट एस्टिमेट है वो दोस्तों सरकार का एक अंदाजा होती है। सरकार का अंदाजा होता है कि आने वाले साल में, जो नेक्स्ट साल आने वाला है, यानी कि जो 2026 है, उस साल में कितनी आय होगी, यानी कि कितनी इनकम होगी, और सरकार को कितना खर्च करना है। इस सारे अंदाजे के ऊपर बजट एस्टिमेट, बजट अनुमान हमारा डिपेंड करता है। इससे वित्त वर्ष की शुरुआत में जो पहले बजट के पेश करते समय बताया जाता है, यह दोस्तों सिर्फ अनुमान पर बेस होता है। मैंने जैसे बताया, अनुमान पर बेस होता है। सरकार कहती है अगले साल शिक्षा पर मान लो 1 लाख रुपए या 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, ये हमारा है बजट एस्टिमेट, यानी कि ये सरकार ने अनुमान लगाया है। ये हो गया आपका बजट एस्टिमेट दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं रिवाइज एस्टिमेट की। व्हाट इज रिवाइज एस्टिमेट, इस पर चर्चा करते हैं। आप रिवाइज एस्टिमेट भी समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन बनी रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम लेकर समझा रहा हूँ क्या है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट समझिए, रिवाइज एस्टिमेट इज द अपडेट एस्टिमेट दोस्तों। ये अपडेट जो एस्टिमेट है वो अपडेट एस्टिमेट होता है हमारा अपना रिवाइज एस्टिमेट। अपडेट एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर। जो सेम फाइनेंशियल ईयर है वहां पर जो अपडेट एस्टिमेट होता है, और ये बेस्ड होता है ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस पर बेस होता है रिवाइज एस्टिमेट, यानी इट इज द अपडेट एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस, इट इज द रिवाइज एस्टिमेट। ये दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है
मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बीच में ही जो फाइनेंशियल ईयर चलता है तो पता चलता है कि भाई एक्चुअल में कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है। और इस रिवाइज एस्टिमेट को नेक्स्ट बजट में, जैसे कि अभी 26-27 का जो बजट है, इसका जो रिवाइज एस्टिमेट है वो 27-28 वाले बजट में दिखाया जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी 2027 को क्या होगा, उसको प्रिपेयर किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, पास किया जाएगा। अच्छा, रिवाइज एस्टिमेट की नीड क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि एक्चुअल इनकम में बी हायर और लोअर, ये भी हो सकता है। एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस हैं, आपको नहीं पता ना कि बीच में पूरे साल में क्या होने वाला है, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। बहुत सारी न्यू गवर्नमेंट स्कीम चला दी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी इमरजेंसीज, कंटिजेंसीज क्रिएट हो गई, तो उसके बाद जो निकल कर आता है लास्ट में साल के, वो होता है हमारा रिवाइज एस्टिमेट। क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट जो होता है इट इज मोर रियलिस्टिक, ये ज्यादा दोस्तों रियलिस्टिक होता है कंपैरिजन टू द बजट एस्टिमेट। तो जो रिवाइज एस्टिमेट है इट इज मोर रियलिस्टिक देन बजट एस्टिमेट। गॉट माय पॉइंट? चलो मैं डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपकी इनकम विल बी ओनली होगी इस साल में आफ्टर 6 मंथ, यानी आपका साल शुरू हुआ, साल शुरू होने के बाद आफ्टर 6 मंथ यू रियलाइज दैट कि आपकी इनकम हो गई है केवल 4,70,000 के आसपास, ठीक है। और आपका एक्सपेंस है उस साल का भाई 5 लाख के आसपास। कितना है? 5 लाख के आसपास। तो आपने अपना रिवाइज किया प्लान, आपने अपने प्लान को रिवाइज किया कि भाई 30,000 रुपए और चाहिए इस साल में, तो ये हो गया रिवाइज प्लान, दैट इज द रिवाइज एस्टिमेट, दैट इज द रिवाइज एस्टिमेट दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट, मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा और हिंदी में समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पूरे साल में बजट एस्टिमेट को भी हिंदी में समझाता हूँ। मान लो आपको पूरे साल में आपको लगा ये बजट एस्टिमेट हिंदी में समझा देता हूँ एक बार एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपको जनवरी में सोचते हो, जनवरी 2026 शुरू हुआ यानी फरवरी आ गया, सोचते हो अगले पूरे साल में आपने सोचा कि मेरी इनकम होगी करीब 3 लाख, और वहीं आपका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो आपको लगा कि भाई 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो आपने साल के स्टार्टिंग में ही सोच लिया कि मेरा खर्चा है 2.5 लाख और इनकम है 3 लाख। ये हो गया आपका बजट एस्टिमेट। क्योंकि साल शुरू नहीं हुआ है, सब कुछ आपने अंदाजे से बताया है, सब कुछ उसमें आपने अनुमान लगाया है, क्योंकि जो पुराने साल के आंकड़े भी आपने उसमें जोड़े हैं कि भाई 25-26 में क्या क्या हुआ। तो ये हो गया आपका बजट एस्टिमेट दोस्तों। वहीं रिवाइज एस्टिमेट की अगर हम बात करें, तो जो रिवाइज एस्टिमेट है दोस्तों, आप ये सोचें कि रिवाइज एस्टिमेट में साल चल रहा है, आधा साल निकल गया, आप पहुंच गए मई जून के आसपास, ठीक है। अब हमें असली स्थिति दिख रही है जो पुराने अंदाजे को बदल देती है, क्योंकि बहुत सारे खर्च उसमें ऐड हो गए। जैसे मैंने बताया नेचुरल डिजास्टर, एक्सपेंस, इमरजेंसीज, साल के बीच में जब असली खर्च और जो एक्सपेंडिचर है और हमारी असली कमाई दिखती है, तब हमें वो रिवाइज एस्टिमेट पता चलता है। जैसे मान लो 6 महीने बाद आपको पता चला दोस्तों आफ्टर 6 मंथ की कमाई आपकी 2.8 लाख होगी और खर्च बढ़कर हो गया 3 लाख। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, अब सही हिसाब लिखते हैं, यही आप है रिवाइज एस्टिमेट। आपको ये लगा कि भाई खर्चा तो 3 लाख है, कमाई 2.8 लाख, ये कहलाएगा आपका रिवाइज एस्टिमेट दोस्तों। आई होप सो, मुझे लगता है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे अपने बजट के डेटा पर। ये मेन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स थी ये मैंने समझाई। अब आएंगे फिजिकल स्नैपशॉट क्या है 2026-27 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। देखिए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो इस साल का है वो है 53.5 लाख करोड़, जिसका पूरा आंकड़ा हम बात करेंगे 53,47,315 करोड़ रुपए का हमारा बजट है इस साल। ये हमारा बजट है और ये बजट एस्टिमेट है। टोटल कितना है? बजट एस्टिमेट। पिछले साल से 3,78,000 कुछ ज्यादा है, 3,78,000 के आसपास ज्यादा है पिछले साल से ये बजट। वही नेट टैक्स रिसीट की बात करेंगे जो 28.7 लाख करोड़ है दोस्तों, 28.7 लाख करोड़ है। फिजिकल डिफिसिट का अनुमान आपको लगाएंगे एज पर जीडीपी, यानी जीडीपी के हिसाब से हमारा जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डिफिसिट है 4.3%, जो इस साल के लिए है। 26-27 की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल ये कितना था? 4.4% था ये आंकड़ा। गॉट माय पॉइंट? और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, दैट इज 55.6%। ये 56.1% से 55.6% हो गया है हमारा जो कर्जा है, हमारा जो डेब्ट है जीडीपी के रेशियो में दोस्तों। वहीं ग्रॉस मार्केट बोरोइंग की बात करेंगे तो 17.2 लाख करोड़ हमने बोरोइंग करनी है, मार्केट से बोरो करना है 17.2 लाख करोड़ रुपए। इसमें भी बहुत सारे सब पार्ट हैं, इसकी बाद में बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे आगे बात। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं
जो फिजिकल कंसोलिडेशन को दिखाते हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर शोज द फिजिकल कंसोलिडेशन। देखिए कुछ डिफेक्शन जो डेफिसिट है उसमें रिडक्शन देखने को मिला है, मतलब जो हमारा घाटा है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, रिडक्शन मतलब कमी देखने को मिली है। एंड डेप्ट रेशियो सिग्नल्स ए रिटर्न टू प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट। जो हमारा डेप्ट रेशियो है वो ये सिग्नल देता है कि हमारा फिजिकल मैनेजमेंट थोड़ा सा मजबूत होता दिख रहा है, हमारा वापसी करता दिख रहा है। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेफिसिट जो 4.4% था आपके रिवाइज एस्टिमेट में, जो 2025-26 की मैं अभी बात कर रहा था। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद आफ्टर कंसोलिडेशन तो आपका जो बजट एस्टिमेट 1 फरवरी 2026 को जो अभी रिलीज हुआ है उसमें फिजिकल डेफिसिट आपका हो गया है 4.3%, 4.3% रखा गया है। आप याद रखना इस फिजिकल डेफिसिट को। वहीं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 55.6% था, जो रिवाइज एस्टिमेट में कितना था, सॉरी रिवाइज एस्टिमेट में 2025-26 में जो 56.1% आपको दर्शाता है। आपका आंकड़ा है 56.1%, जो पॉइंट माइनस में 0.5% कम होकर 55.6% हुआ है हमारे जो बजट एस्टिमेट 26-27 में। दोस्तों याद रखना कितना हुआ है 55.6%। ये आंकड़ा, ये डेटा बहुत जरूरी है आपके हर एग्जाम्स के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम्स। चलिए अब बात करेंगे कि कहां से कौन से रिसोर्स हैं जो मोबिलाइज करेंगे पैसे को एंड उस रिसीट्स को। दोस्तों जैसे नेट टैक्स रिसीट ड्राइव द इंक्रीज इन नॉन डेब्ट इनफ्लो एंड ग्रोइंग बाई 2 लाख करोड़। जो नेट टैक्स रिसीट है वो क्या कर रही है, नॉन डेब्ट इनफ्लो को इंक्रीज कर रही है, ड्राइव कर रही है। दोस्तों जैसे रिवाइज एस्टिमेट में देखेंगे जो नेट टैक्स रिसीट है, दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट की बात कर रहा हूं, जिसमें थी 26.7 लाख करोड़ दोस्तों, और वहीं पर जो अदर बैलेंस है उनको मिलाकर ये बन गया टोटल 34 लाख करोड़ दोस्तों। वहीं इस बजट में ये बात करेंगे, ये आंकड़ा पहुंच गया 36.5 लाख करोड़। जो 26-27 का बजट है उसमें हमारा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो 36.5 लाख करोड़ आ चुका है। जो हमारी रिसीट है उसकी बात हो रही है दोस्तों। अब एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। जो हमारा खर्चे का, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का फ्रेमवर्क क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रिवाइज एस्टिमेट नहीं है, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बात करेंगे हम यहाँ फिलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। दोस्तों देखिए पूंजीगत व्यय दोस्तों या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार या कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए अपनी संपत्ति बनाने, यानी संपत्ति से मतलब है अपने एसेट बनाने या खरीदने में उसका यूज करता है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जो एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक मतलब ईयर्स ऑन ईयर्स वो फायदा देता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं और बात करूं, जो खर्च भविष्य बनाता है, जो खर्च फ्यूचर बनाता है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं, सरकारी आंकड़े समझिए। जैसे सरकार जब खर्च करती है तो सड़क और हाईवे बनाना लंबे समय के लिए बनते हैं, रेलवे लाइन बनाना, रोड्स बनाना जैसे सड़क एंड हाईवे हो गए, पुल बनाना, हालांकि पुल बनाते हैं टूट भी जाते हैं, एयरपोर्ट बनाना, स्कूल है, कॉलेज है, वगैरह वगैरह, अस्पताल, हॉस्पिटल, मशीन, हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देश को लंबे समय तक फायदा मिलता है इनसे। डेली लाइफ में आप अगर देखेंगे तो घर खरीदना, जमीन लेना, दुकान खोलना, मशीन खरीदना, कार खरीदना, वगैरह वगैरह वगैरह। गॉट इट? हाँ, एक और चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजली का बिल नहीं हो सकता, सैलरी नहीं हो सकती, पेंशन, खाना पीना ये नहीं हो सकता। दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है। बिजली का बिल, सैलरी देना, पेंशन देना, खाना पीना, ये रोज रोज होने वाले खर्च हैं, इन्हें कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट शो करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट? तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक बार एक्सप्लेन करते हैं। वह खर्च जो सरकार या कोई व्यक्ति रोजमर्रा डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जो सरकार या कोई व्यक्ति रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, यानी कि डेली लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। ऐसा खर्च जिससे ना कोई संपत्ति यानी कि एसेट्स नहीं बनती है
और इसका फायदा थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो खर्च आज होता है और आज ही खत्म हो जाता है उससे कहेंगे मेरी भाषा में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब भैया जो आज खर्च होता है और आज ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की जो एग्जाम्पल मैं लूं तो जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्पल से समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का क्या है। जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आप देते हैं, पेंशन देना है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सब्सिडी, खाद सब्सिडी है, फूड की है, फर्टिलाइजर की है और किसकी है, पेट्रोलियम एलपीजी वगैरह की। बताइए सबसे ज्यादा सब्सिडी किस पे देती है गवर्नमेंट? सबसे ज्यादा सब्सिडी है फूड पर, फिर है फर्टिलाइजर पर, फिर आपका किस पर बताइए, फूड, फर्टिलाइजर और ये आपका पेट्रोलियम पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है आपकी फूड एंड फर्टिलाइजर पे दोस्तों। ये हो गया, पेंशन है, सब्सिडी है, बिजली हो गया, लाइट, पानी, ऑफिस के जो एक्सपेंडिचर हैं खर्च, और पुराने रास्ते जो हैं, ओल्ड रोड वगैरह, उनकी मरम्मत, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है दोस्तों। किसके हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट। इससे कोई नया एसेट्स नहीं बनता है। ठीक है, एक और समझो थोड़ा डेली लाइफ में, आप घर का किराया देते हैं, रेंट पे रहते हैं, रेंट कर रहे हैं आप, बिजली पानी के बिल, राशन, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज, दीज आर द पार्ट ऑफ मोबाइल रिचार्ज, समझ रहे हैं आप, दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट माय पॉइंट? चलिए वही बात करेंगे। तो ये है आपका पिछले जो रिवाइज एस्टिमेट था वो था उसमें 49.6 लाख करोड़, लेकिन इस बार बढ़कर हो गया ये 53.5 लाख करोड़। मतलब जितना हमारा बजट है, टोटल बजट होता है, वो होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो कितना है? 53,47,351 करोड़ रुपए ये बजट है। यही आंकड़ा हमारा इसमें काम का है दोस्तों, 53.5 लाख अप्रोक्स है। और इस बार कितना एक्सपेंशन हुआ है तो आप देखेंगे 3.9 लाख करोड़ के आसपास ये इस बार एक्सपेंस हुआ है, यानी कि 3,78,000 कुछ आंकड़ा है जो टोटल एक्सपेंशन हुआ है, टोटल पूरा बजट बढ़ा है। लेकिन मैं रिवाइज एस्टिमेट से बात करूं तो ये 3.9 लाख करोड़ के आसपास इस बार का जो बजट है वो बढ़ा है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? आज मेरी बात समझ गए होंगे। सेशन प्यारा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब फाइनेंसिंग द डेफिसिट क्या है दोस्तों? फाइनेंसिंग द डेफिसिट समझेंगे। देखिए, फाइनेंसिंग द डेफिसिट से पहले अपन डेफिसिट समझेंगे कि डेफिसिट क्या है दोस्तों। देखो, डेफिसिट को सिंपल समझाता हूं। खर्चा अगर आपका ज्यादा है और कमाई आपकी कम है, ये हो गया आपका डेफिसिट, मतलब घाटा। समझे ये घाटे कैसे होता है? सरकार के मामले में जब सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जो खर्च है, वो टोटल आय से, टोटल इनकम से ज्यादा हो जाएगा, उससे हम कहेंगे घाटा, यानी कि डेफिसिट दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंसिंग द डेफिसिट की। ये क्या है ये समझो। फाइनेंसिंग द डेफिसिट, सरकार अपने इस घाटे को, जो घाटा हो रहा है, जो डेफिसिट हुआ है, उसको पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएगी, यानी कि जो पैसा है उसकी पूर्ति कहां से करेगी, ये है आपका फाइनेंसिंग द डेफिसिट। यानी मान लो घाटा हुआ, उसे भरने के लिए सरकार जो फाइनेंस अरेंज करेगी वो कहां से करेगी, ये है फाइनेंसिंग द डेफिसिट। समझ गए? जैसे मान लो पैसे कम पड़ जाए तो सरकार पैसा जुटाने के लिए जो तरीके अपनाती है, यानी पैसा जुटाने के लिए जो तरीका अपनाएगी, जहां से पैसा लाएगी, उसे कहेंगे दोस्तों फाइनेंसिंग द डेफिसिट। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, आई होप सो। इससे बेहतर और आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता। जैसे चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। क्या है? मान लो दोस्तों आपकी कमाई है 2 लाख रुपए, ठीक है, मान लो, और आपका खर्चा है यहां पर 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। तो घाटा कितना आपको? 50,000 का, 50,000 का घाटा यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? ये घाटा है। अब आप क्या करते हैं? या तो इस 50,000 को भरने के लिए किसी से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, या पुरानी जो सेविंग्स हैं, ओल्ड सेविंग्स वगैरह को निकालेंगे। दीज आर द फाइनेंसिंग द डेबिट, दीज आर द फाइनेंसिंग, सॉरी डेबिट नहीं, डेफिसिट, फाइनेंसिंग द डेफिसिट, जो घर के खर्चे के लिए, पूर्ति के लिए आप ही काम करने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट? अब चलो सरकार जो सरकार है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से समझा देता हूं। मान लो सरकार का खर्च है, एक एग्जांपल लेते हैं, सरकार का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो 100 रुपए है, ये भी समझ लो एक बार। और उसकी जो इनकम है, आय है, वो है 80 रुपए। कितनी है? 80 रुपए। घाटा कितना है यहाँ पर? 20। जो डेफिसिट है वो 20 रुपए है। अभी सरकार 20 रुपए कहां से लाएगी? पॉइंट यहां है, 20 रुपए सरकार कहां से लाएगी? तो सरकार ये 20 रुपए दोस्तों कहां से लाएगी? तो सरकार लाएगी, या तो वो कर्ज लेगी, बोरो करेगी, बॉन्ड जारी करेगी, या फिर वो रिजर्व बैंक आरबीआई से लेगी,
या जो छोटी छोटी स्मॉल सेविंग से, जो छोटी छोटी बचत योजना है वहां से पैसा इकट्ठा करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो तरीका है ये क्या है, फाइनेंसिंग द डेफिसिट कहलाता है दोस्तों। समझ गए मेरी बात? जैसे मैं एक और बात बता दूं, जो बोरोइंग का तरीका है, बोरोइंग कहां से लेगी, मार्केट से बोरो कर सकती है। एक मिनट, ये थोड़ा इसको बंद कर दो, एक मिनट। सॉरी, बोरोइंग कहां से करेगी, मार्केट से करेगी बोरो, आरबीआई से बोरो कर सकती है सरकार। और जो फॉरेन सोर्स हैं, जो हमारे फॉरेन सोर्स हैं वहां से भी सरकार बोरो कर सकती है। वहीं स्मॉल सेविंग्स की बात करूं, क्या होती है स्मॉल सेविंग्स? तो स्मॉल सेविंग का मतलब है पीपीएफ, एनएससी, नेशनल सेविंग अकाउंट वगैरह होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें सरकार इस घाटे की पूर्ति के लिए पैसा इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी। समझ गए? ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग द डेफिसिट। आई होप सो मेरी बात समझ गए होंगे आप, और सबको ये समझ में आ गया होगा बराबर तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस डेटा पर जो यहाँ पर गिवन है। क्या है ये डेटा? देखिए, ये बात करें कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्च है वो है 53.5 लाख करोड़, मतलब अप्रोक्स मैंने बताया 53,47,315 करोड़ रुपए। लेकिन जो सरकार के पास है वो जो नॉन डेब्ट रिसीट, यानी बिना कर्जे की जो रसीदें, मतलब बिना कर्जे का जो पैसा है, सरकार का जो रेवेन्यू इकट्ठा होने वाला है वो है 36.5 लाख करोड़। लेकिन सरकार को खर्च कितना करना है? 53.5 लाख करोड़ अप्रोक्स बता रहा हूं। समझ रहे हैं? तो ये जो 17 लाख है बीच में, इसकी भरपाई कहां से करेगी सरकार? जो घाटा है 17 लाख करोड़ कहां से लाएगी इसकी पूर्ति के लिए, इस खर्चे को कंप्लीट करने के लिए? यही है हमारा फाइनेंसिंग द डेफिसिट। और ये कहां से करेगी सरकार? जैसे मैंने बताया, ग्रॉस मार्केट बोरिंग करेगी, नेट मार्केट बोरिंग करेगी जो 11.7 लाख करोड़ की है, डेटेड सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं, इन सबको करने वाली है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। गॉट माय पॉइंट? अब बात करते हैं कंपैरेटिव फिस्कल मैट्रिक्स पे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो नॉन डेब्ट रिसीट है, बिना कर्जे की जो रसीद है, बिना कर्जे का जो पैसा है वो है हमारे पास 34 लाख करोड़ था रिवाइज एस्टिमेट में, इस समय है 36.5 लाख करोड़। मतलब ये ट्रेंड की बात करें तो ये इंक्रीज होता हुआ, बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट टैक्स रिसीट की बात करेंगे, जो 26.7 लाख करोड़ थी, कहां पर? जो रिवाइज एस्टिमेट बजट है उसमें, इस समय ये 28.7 लाख करोड़ है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है। लेकिन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जो रिवाइज एस्टिमेट में एक्सपेंडिचर था 49.6 लाख करोड़ था, जो 53.5 लाख करोड़ है, ये भी बढ़ता हुआ ट्रेंड है। फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से, तो जो रिवाइज एस्टिमेट था वहां था 4.4%, और इस समय कितना है हमारे जो बजट में? 4.3%, मतलब गिरता हुआ, गिरावट वाला ट्रेंड है, यानी कि डाउन ग्रेडिंग वाला ट्रेंड है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करेंगे, जो रिवाइज एस्टिमेट में था 56.1%, और यहाँ पर है 55.6%। यहाँ पर भी जैसे मैंने ऊपर बताया डाउन ट्रेंड, यानी गिरता हुआ ट्रेंड, यानी कि डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमारा कर्जा। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट भी, जो हमारा राजकोषीय घाटा है, वो भी गिरता हुआ दिख रहा है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? अब मैं आपको थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट समझा देता हूँ क्या है। समझो फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे दोस्तों, क्या है? देखो, सबसे सिंपल बात, सरकार जितना कमाती है, इनकम आती है, उससे ज्यादा वो खर्च कर देती है, उसे कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। गॉट माय पॉइंट? उसको क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, और जो टोटल एक्सपेंडिचर से जो टोटल रिसीट है वो ज्यादा हो जाए, कर्ज को छोड़कर। इसमें से कर्ज नहीं है, कर्ज को हटा दिया जाता है, जो बोरोइंग्स वगैरह हैं उसको हटा दिया जाता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो वो कहलाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इसमें से बोरोइंग को दोस्तों एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि जो कर्जा है उसको हटा दिया जाएगा, वो हमारा कहलाएगा फिस्कल डेफिसिट। ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। क्या है? पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं, ये भी बता दूं कि ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है ये समझो। देखो, सबसे ज्यादा विकास यानी कि डेवलपमेंट पे जो खर्चा होता है, इसलिए विकास करने की कोशिश करती है, सब्सिडी दे देती है, कभी यूरिया पे, कभी फूड पे, कभी पेट्रोलियम पे, कभी वगैरह। समझ रहे आप? फूड प्रोडक्शन वगैरह पे। और हमारा जो कम, जो इनकम टैक्स वगैरह का है, वो कनेक्शन बहुत कम कलेक्शन होता है, कम टैक्स है। आपदा आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, इन सब पर जो खर्चा हो गया। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है, चुनावी खर्चा सरकार के फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ा देता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चीजें हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं हमारे फिस्कल डेफिसिट को। अब इसके नुकसान क्या है? अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, उसका जो ब्रॉड बेस बढ़ रहा है, तो होगा क्या? कर्ज बढ़ता है दोस्तों। कर्ज क्या है? बोरोइंग्स बढ़ती हैं। समझ रहे हैं? ब्याज, इंटरेस्ट का बोझ बढ़ता है, क्योंकि आपको भाई अगर कर्ज लेना है तो ब्याज देना पड़ेगा।
उससे इन्फ्लेशन महंगाई का बोझ बढ़ता है और भविष्य फ्यूचर पर प्रेशर बनता है, फ्यूचर पर चीजें बढ़ती जाती हैं। इसलिए फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए नुकसान का सौदा भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जरूरी भी क्यों है? देखो, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जरूरी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे उसके लिए भी जरूरी है। और मंदी से निकालने के लिए, जो इन्फ्लेशन महंगाई है उससे निकालने के लिए भी फिस्कल डेफिसिट जरूरी है दोस्तों। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं है अगर आप उसे कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में रखने का काम जरूरी है, समझ रहे हैं आप? ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं एक कंसोलिडेशन पे आऊं तो स्टेबिलिटी है हमारे पास, ग्रोथ भी हम कर रहे हैं और हमारे रिसोर्स स्ट्रेंथ भी है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात करेंगे मेजर स्कीम्स के आउटले बजट 2026-27 में, उसकी एनालिसिस के हिसाब से, यानी डिकोडिंग द फिस्कल शिफ्ट टुवर्ड्स द अर्बनाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी दोस्तों। सारे मेजर स्कीम्स हैं, उनके आउटले की बात करेंगे कि किस किस स्कीम्स में कितना पैसा रखा गया है, ये देखो। समझ रहे आप? चलिए बात करते हैं। यहाँ बात हो 26-27 में एक सिग्नल है कि भाई डिसिसिव पाइवट टू अर्बन ग्रोथ एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन ग्रोथ की बात हुई है और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है कि भाई ये जो बजट है अर्बन ग्रोथ की, अर्बन रिविटलाइजेशन की, हेल्थ सिक्योरिटी की, रूरल के मॉडर्नाइजेशन की बात करने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। गॉट इट? मेन चीज क्या है? डिसिसिव पाइवट का मतलब है दिशा बदलना। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देने की बात है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, और ये रिविटलाइजेशन का मतलब है कि शहरों का पुनर्विकास, शहरों का पुनर्विकास। चलिए आसान भाषा में समझाता हूं आपको। देखो, बजट 26-27 के बजट में सरकार जो है फोकस करना चाह रही है खास तौर पर शहरों के विकास पर दोस्तों। जो डिसिसिव पाइवट है अर्बन द ग्रोथ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, शहरों के विकास पे यानी कि अर्बन ग्रोथ पे, स्वास्थ्य ढांचे यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अर्बन ग्रोथ पर ये सरकार सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। वहीं अर्बन की बात करें तो शहरों का पुनर्विकास है, इसकी बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अर्बन योजना है, शहरी आवास योजना है, अर्बन चैलेंज फंड है, इन सारी योजनाओं के साथ दोस्तों इन दोनों में फंडिंग गवर्नमेंट ने फिर से बढ़ाई है, यानी कि मैसिव रिस्टोरेशन ऑफ फंडिंग फॉर प्रधानमंत्री अर्बन योजना एंड द अर्बन चैलेंज फंड फॉलो ईयर ऑफ लो एब्जॉर्प्शन। लो एब्जॉर्प्शन द गवर्नमेंट इज बैटिंग ए कैपिटल एसेट क्रिएशन इन सिटीज दोस्तों। तो इसमें कहने का मतलब है कि शहरी आवास योजना और अर्बन चैलेंज फंड में दोनों में सरकार ने फिर से फंडिंग बढ़ाई है, क्योंकि पिछले साल पैसा पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत लो एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। क्योंकि सरकार की सोच है कि सिटीज में एसेट क्रिएशन यानी कि संपत्ति बनाने वाली चीजें हों, जैसे घर, सड़क, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे सरकार चाहती है कि शहरों में पक्के घर हों, अच्छी सड़कें हों, स्मार्ट फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे हेल्थ सेक्टर पर। हेल्थ सेक्टर पर भी खर्च बढ़ाया गया है। खासकर बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन में। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो हमारा एनएचएम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रांट है, वहां पर दोस्तों खर्च यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया दोस्तों। हेल्थ कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने की बात की है, हेल्थ सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बढ़ाने की बात की गई है। सरकार अब सिर्फ इलाज नहीं दोस्तों, बल्कि जो हॉस्पिटल सिस्टम है उसको भी मजबूत करना चाह रही है, उसको भी मजबूत कर रही है दोस्तों। फिर बात करेंगे रूरल मॉडर्नाइजेशन, जो ग्रामीण आधुनिकीकरण की बात हो रही है। लगभग अगर हम बात करें जो किशोर योजना है, वो उसमें 65% लगभग 65% की बढ़ोतरी दिखती है किशोर नीति योजना में। पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से अगर आप देखेंगे तो इसमें 65% का इंक्रीज, बढ़ोतरी होती हुई दिखती है दोस्तों। ओवरऑल फोकस की बात करें इस योजना में, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है दोस्तों उस पर फोकस है, वैल्यू चेन पर फोकस है, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर फोकस किया गया है। जो फोकस है इसका क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे दोस्तों। गांव और खेती को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ज्यादा पैसा दे रही है, ताकि फसल ज्यादा हो और किसान की जो इनकम है दोस्तों वो बढ़नी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ये सारी चीजें थी इस स्लाइड्स के अंदर दोस्तों, समझ रहे हैं? ये देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट जो रिसीव कर रहा है मोस्ट एग्रेसिव फिस्कल एक्सपेंशन। कंपेयर करेंगे इसको रिवाइज एस्टिमेट के साथ और बजट एस्टिमेट के साथ। जैसे एक बात करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन, उसमें पिछले साल ये रिवाइज एस्टिमेट है, इस रिवाइज एस्टिमेट में 2025-26 में 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। लेकिन इस साल जो हमारा बजट एस्टिमेट है, इसमें दोस्तों ये जो खर्चा है ना, वो 18,625 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। मतलब अगर 148% की ग्रोथ देखने को मिली है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, शहरी है, उसमें पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है वो 7,500 करोड़ है, लेकिन इस साल उसने 18,625 करोड़ रुपए यानी कि 148% की बढ़त देखने को मिलती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। वही बात करेंगे नेक्स्ट, समझ गए। तो जो पिछले साल का बजट है वो एक्चुअल और रियलिस्टिक खर्च है दोस्तों, और आने वाले साल का है वो प्लान है। इस समय ये जो प्लान किया गया इसमें 18,625 के आसपास है। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को काफी ज्यादा शहरों के लिए तेजी से खर्च बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो अर्बन चैलेंज फंड है दोस्तों, अर्बन चैलेंज फंड की बात कर रहे थे, जिसमें रिवाइज एस्टिमेट में करीब 1,000 करोड़ रुपए था। कितना? 1,000 करोड़। समझ रहे आप। इसका उद्देश्य था कि जो शहर है उसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट लगे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंज है वो सॉल्व होना चाहिए। शहरों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंपटीशन, इनोवेशन, ये सब डेवलप करने के लिए पहला जो बजट था वो 1,000 करोड़ था, लेकिन इस समय का बजट है 10,000 करोड़। 10 टाइम इंक्रीज किया गया दोस्तों। बजट को अर्बन चैलेंज फंड में 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अमृत में देखेंगे तो पहले 7,500 करोड़ था, इस समय 8,000 करोड़ है दोस्तों। जैसे फोकस इस पे है अमृत में। अगर हम बात करें, वाटर सप्लाई हो गई आपकी, समझा, सीवरेज हो गया, अर्बन सर्विस वगैरह हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अर्बन की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन है जो अर्बन वाला है, इसमें दोस्तों जो रिवाइज एस्टिमेट में था वो 2,000 करोड़ है, इस समय 2,500 करोड़ रुपए बजट बढ़ा दिया है। कितना? 2,500 करोड़ रुपए कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन में। गॉट माय पॉइंट। ये है 2,500 करोड़ स्वच्छ भारत अर्बन मिशन है। स्वच्छ भारत में वही है, क्लीन करना सिटीज को, वेस्ट मैनेजमेंट करना, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये सारी चीजें दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये हेल्थ एलोकेशन की बैलेंस सिस्टम है, यहाँ पर क्या है इसकी बात करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में दोस्तों इस साल 31,820 करोड़ रुपए बजट एस्टिमेट में है, और पिछले साल जो रिवाइज एस्टिमेट था वह 29,867 करोड़ रुपए था। अगर वेरिएशन देखेंगे तो 6.5% बढ़ा है दोस्तों। वहीं आयुष्मान भारत योजना में देखेंगे तो 9,500 करोड़ है, करीब 500 करोड़ बढ़ा है, प्लस 5.5% बढ़ा है। ये इंफ्रा मिशन में बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री की योजना है, इसमें 4,200 करीब 71.9% बढ़ा है। और जो ये असिस्टेंट टू स्टेट्स टू पब्लिक हेल्थ वगैरह के लिए, इसमें भी करीब 500% बढ़ा है दोस्तों। कितना? 500% पैसा बढ़ाया गया है। इस वेरिएशन को देख सकते हैं। तो इस बजट में हेल्थ को काफी पैसा एलोकेट किया है, यहाँ एलोकेशन काफी बढ़ा है दोस्तों। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की जो फंडिंग है। गॉट माय पॉइंट। देखिए, एग्रीकल्चर को काफी फंड मिला है, क्योंकि टारगेट किया गया है प्रोडक्टिविटी को और वैल्यू चेन फॉर्मुलाइजेशन को। ये टारगेटिंग है दोनों चीजें। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और वैल्यू चेन फॉर्मुलाइजेशन, इनको टारगेट किया गया दोस्तों। देखिए, ये सिर्फ जो बजट है खेती पर सपोर्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में ज्यादा फंड किया गया दोस्तों। समझ रहे हैं आप। अब ये जो ग्राफ है वो क्या शो करता है इसकी बात करेंगे। जैसे देखेंगे आप कृषोन्नति योजना दोस्तों, आप देखेंगे ये कृषोन्नति योजना है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्या है ये? इसके आप रिवाइज एस्टिमेट को देखें दोस्तों। रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट की बात करेंगे तो रिवाइज एस्टिमेट में ये करीब एलोकेशन था 6,800 करोड़ रुपए, और इस समय है 11,200 करोड़ रुपए। करीब 65% का इंक्रीमेंट देखने को मिला इस योजना में, जो कृषि को उन्नत करेगी ये योजना दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जंप है। यानी कि सरकार जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है, मॉडर्न फार्मिंग पर ध्यान देना चाहती है, समझ रहे हैं आप, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कराना चाहती है। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट पेज देखेंगे वो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप पुश है इसमें, इस योजना में जब उन्होंने इतना एलोकेशन बढ़ा दिया दोस्तों, क्योंकि इट इज ए शार्प राइज इन कृषोन्नति योजना विच आर स्टडी ग्रोथ ऑफ जनरल एग्रीरियन सपोर्ट, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बेस्ड बनाया जा रहा है दोस्तों। दूसरी बात करेंगे, समझ रहे हैं हमारी बात। पीएम की जो फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड, ये भी देख सकते हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम मत्स्य संपदा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ये आपकी पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, सेम है, वैसे इंपोर्टेंट यही था इसलिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर शार्प कृषोन्नति योजना का शार्प प्राइस दिखा रहा है दोस्तों। अब आएंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन को समझेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एजुकेशन रिमेन द लार्जेस्ट फिस्कल कमिटमेंट, प्रायोरिटाइजिंग स्कूल एक्सेस एंड न्यूट्रिशन। समझ गए होंगे कि भाई स्कूल के एक्सेस और उसके न्यूट्रिशन पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी में। अब टोटल बात करने वाले हैं इस पे, क्या है देखिए क्या है दोस्तों। जो एजुकेशन है, सरकार के कुल खर्च में एजुकेशन पर बहुत पैसा है। जैसे बात करें बच्चों के स्कूल की बात करें, स्कूल एक्सेस, तो बच्चों के
स्कूल तक पहुंच की बात हो रही है, न्यूट्रिशन यानी कि जैसे मिड डे मील और जो पोषण योजना है उन पर पैसा इन्होंने बढ़ाया है। टोटल एलोकेशन की बात करें जो मेजर सेंट्रल स्कीम है उनमें 63,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। 63,200 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया है, जो मेजर सेंट्रल स्कीम है दोस्तों। इसका मतलब यह है केंद्र सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में 63,200 करोड़ रुपए क्या है खर्च किए हैं, या उन्हें रखे हैं, इतना खर्च करना है उन्हें इस साल में। यह पैसा अलग एजुकेशन स्कीम्स में जैसे समग्र शिक्षा जो है उसमें पूरा जो है 42,100 करोड़ रुपए, पीएम पोषण जो न्यूट्रिशन के लिए उसमें 12,750 करोड़ रुपए, पीएम श्री जो राइजिंग इंडिया है उसमें 7,500 करोड़ रुपए, पीएम ऊषा जो हायर एजुकेशन के लिए उसमें 1,850 करोड़ रुपए रखे गए दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये सारा डाटा मैंने बताया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई फोकस ऑन द वाटर सिक्योरिटी एंड द कंप्लीशन ऑफ द लेगेसी इरिगेशन प्रोजेक्ट। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इरिगेशन यानी कि जो वाटर सिक्योरिटी है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है उसके लिए डेवलप किए गए। जैसे इंटरलिंक करना रिवर्स नदियों को, इसमें करीब 1906 करोड़ रुपए डेवलप किए, एलोकेट किए। कितने? 1906 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट किए दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें उसमें करीब 6,500, याद रखना 6,587 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट किए। और हाँ, पोलावरम प्रोजेक्ट में दोस्तों जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने 3,320 करोड़ रुपए एलोकेट किए। तो ये हमारे क्या है, वाटर सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए ये इरिगेशन प्रोजेक्ट भी डेवलप किए गए, इसके लिए इतना पैसा रखा गया इस बजट में। अब बात करेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, यानी हाई वेरिएंस इन द यूटिलाइजेशन डिफाइंड द प्रीवियस फिस्कल साइकिल की बात हो रही है। जैसे ये प्लान जो बजट एस्टिमेट था और ये एक्चुअल स्पेंड जो एक्चुअल खर्चा है इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ क्या हुआ था। एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में आता है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको। यहाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन गैप है उसको समझाता हूँ, कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन गैप होता है कि भाई जो पैसा सरकार ने बजट में रखा, जो बजट एस्टिमेट था पिछले साल, उस बजट में जो पैसा रखा और जितना पैसा एक्चुअल में खर्च हुआ जो रिवाइज एस्टिमेट में होता है उसमें जो खर्च हुआ, समझ रहे हैं आप, रिवाइज एस्टिमेट में जितना पैसा असल में खर्च हुआ उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है, बड़ा गैप है दोस्तों। इसे कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन, ये जो अंतर है इसे कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन गैप। यही हमारा गैप है कि भाई जो पैसा बजट में रखा और जो असल में खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन गैप। वहां पर बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्या है? जो बजट एस्टिमेट था दोस्तों, ठीक है, उसमें समझ गया जो मैंने पहले ऊपर बताया एक्चुअल स्पेंड कितना है। अब जैसे बात करेंगे अर्बन चैलेंज फंड की बात करेंगे जिसमें 90% पैसा दोस्तों, 90% जो पैसा है वो भैया अनस्पेंड है, खर्च ही नहीं हुआ है। इसका मतलब मान लो सरकार ने दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए, ये यहां पर, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए क्या किए, एलोकेट किए, लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 100 करोड़ दोस्तों। कितना? 100 करोड़ खर्च हुआ, समझ रहे आप। वहीं 26-27 के बजट में इन्होंने रिकमिट किया कि 10,000 करोड़ टारगेट है, एज्यूमिंग दीज बॉटलनेक्स आर रिजॉल्व, जो उसके जो बॉटलनेक हैं उनको रिजॉल्व करने का ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। मतलब कहने का यह है कि सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए लेकिन खर्च किए सरकार ने कितना, सिर्फ 100 करोड़। 900 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए ही नहीं, मतलब 90% अनस्पेंड रखा इन्होंने। समझ रहे आप? रीजन क्या है? या तो प्रोजेक्ट रेडी नहीं थे, या स्टेट्स की कैपेसिटी कम थी, अप्रूवल नहीं हुआ लैंड का, टेंडर का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये कहते हैं इससे दोस्तों, ये अगर पैसा यूज नहीं हुआ, पुअर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, पुअर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कहलाती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें देखेंगे कि भाई शॉर्टफॉल देखने को मिला, 62% का शॉर्टफॉल है, 62% का शॉर्टफॉल है। ये क्या है समझे? जो हाउसिंग स्कीम है, ये एक हाउसिंग की स्कीम है दोस्तों, यानी कि जो प्लान्ड स्पेंडिंग है इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग है वो बहुत कम है दोस्तों। ये क्या है, गैप दिखा रही है। ये जो लाइन है 62% शॉर्टफॉल दिखा रही है, मतलब जो शॉर्टफॉल है वो 62% का है। मतलब गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा रखा लेकिन कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन, स्टेट का कोऑर्डिनेशन, इन सब में दिक्कत हुई या वगैरह वगैरह, इसलिए पूरा पैसा यूज नहीं हो पाया दोस्तों, पूरा पैसा यूज नहीं हो पाया। मतलब 62% का शॉर्टफॉल देखने को मिला, करीब 19,794 करोड़ रुपए के आसपास का दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे पीएम श्री, इसमें देखेंगे बजट में देखेंगे कि जो बजट एस्टिमेट है दोस्तों वो कितना है, वो है 7,500 करोड़ रुपए, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट है वो है 4,500 करोड़ रुपए। रिवाइज एस्टिमेट 4,500 करोड़, जो एक्चुअल स्पेंड, एक्चुअल जो है ये जो डार्क वाला एक्चुअल स्पेंड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग
3,000 करोड़ रुपए का गैप है, 3,000 करोड़ रुपए का गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल स्कूल्स बनाने की योजना अच्छी थी, लेकिन भाई एग्जीक्यूशन स्लो हुआ, जो एग्जीक्यूशन वगैरह करना होता है वो स्लो हुआ, या फिर स्टेट का तो स्टेट की यानी कि जो राज्य है उसकी प्रिपेयर्डनेस इशू ही नहीं हुई, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लैंड रिलीजिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इस वजह से पीएम3 में इतना पैसा क्या हुआ, इसका गैप आया, इतना इतना गैप आया। पीएम मत्स्य में देख सकते हो सेम चीज है, आप ये आंकड़े देख सकते हो। अब आ गई फिजिकल टॉप 5 वेयर द मनी इज गोइंग। दीज 5 स्कीम्स अकाउंट फॉर ओवर 1.16 लाख करोड़ ऑफ द सेंट्रल आउटले। गॉट माय पॉइंट। अब इन सारों योजनाओं को बता देते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझो इसको भी, समझो, सिंपल समझो इसको। ये दोस्तों जो वेयर द मनी इज गोइंग का मतलब ये हुआ कि सरकार अपने बजट का सबसे ज्यादा पैसा इन 5 योजनाओं पर खर्च करना चाहती है, जहां पर वो पैसा जा रहा है। समग्र शिक्षा में बात करेंगे तो 42,100 करोड़ रुपए जो एजुकेशन के लिए है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन में बात करेंगे तो 31,820 करोड़ रुपए। पीएम जो आवास योजना है अर्बन वाली, उसमें 18,625 करोड़ रुपए हाउसिंग के लिए। और पीएम पोषण में है 12,750 करोड़ रुपए जो न्यूट्रिशन के लिए है। और कृषि की जो उन्नति के लिए रखा गया 11,200 करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर के लिए। ये टॉप 5 स्कीम्स है जहां पर पैसा जा रहा है। कंक्लूजन में आएंगे कि बजट ऑफ द एम्बिशन रिलाइंग टू द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, शिफ्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूमन कैपिटल स्टेबिलिटी एंड द एग्जीक्यूशन रिस्क है दोस्तों। ठीक है, टोटल बजट था आपका 53,47,315 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा है, याद रखना, ये आंकड़ा है टोटल बजट है, ये टोटल बजट। गॉट इट। अब फिजिकल एक्सपेंशन देख लो, जो मैंने ऊपर भी बताया, हालांकि ये आपका ट्रेजेक्टरी ग्रोथ शो कर रहा है, बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है। क्या कर रहा है, ये ट्रेजेक्टरी ग्रोथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी समझ ही लो एक बार भाई। देखो बात करें दोस्तों, ये एक्सपेंशन दिखा रहा है आपके ट्रेजेक्टरी ग्रोथ, विकास की रहा, इस तरीके से इसको हिंदी में है। ये जो एक्चुअल बजट था, ये एक्चुअल जो आपका वास्तविक था वो इतने लाख करोड़ है, 46.53 लाख करोड़ इस वर्ष का खर्च, यानी कि जो पिछला वर्ष निकल गया है। ठीक है, वहीं 49.65 लाख करोड़ हो गया। कब ये बढ़ गया दोस्तों, अगले वर्ष ये बढ़कर, यानी कि जो रिवाइज एस्टिमेट है, ये रिवाइज वाला है, संशोधित अनुमान जो है ये बढ़कर 49.65 लाख करोड़ हो गया। हालांकि अगर बात करें इसी शुरुआत में यह बजट था करीब 50.6 लाख करोड़, यानी कि कितना रखा गया था, 50.6 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये देखेंगे ये रिवाइज एस्टिमेट इस जो बजट अनुमान से जो बजट एस्टिमेट रखा गया था इससे थोड़ा कम रहा, ये अनुमान से थोड़ा सा कम रहा है। वहीं इसी साल जो टोटल एक्सपेंडिचर है इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाई 7.7% ओवर करंट ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट। तो अगर देखें तो ये 7.7% राइज हुआ है इस साल, इतने परसेंट का। ठीक है, और ये कितना हो गया, 53.47 लाख करोड़, यानी कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें 53.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया है कुल खर्च का जो लक्ष्य है, टारगेटेड जो एक्सपेंडिचर है या टोटल जो एक्सपेंडिचर है, ये पिछले वर्ष की तुलना में खर्च में एक बड़ी उछाल है जो आपको दर्शाती है करीब 7.7% दोस्तों। नोट पॉइंट। अब आएंगे जो एक्सपेंडिचर का जो कंपोजिशन है, कहां पर कितना है इसकी बात करेंगे। गॉट माय पॉइंट। देखो ये जो एक्सपेंडिचर कंपोजिशन है, पैसा मतलब कहां जा रहा है, वह की जो संरचना है दोस्तों, ये जो चार्ट है हमने बनाया है, सबसे पहले है ये इंटरेस्ट, जहां पर 14,03,972 करोड़ रुपए ब्याज में जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा खर्च है, मतलब सबसे बड़ा खर्च है जहां 14,03,972 करोड़ रुपए। अगर बात करें तो ये कुल बजट का करीब 26% है, जो हमारा टोटल बजट है उसका 26% है दोस्तों, 26%। और जो हमारा रक्षा का बजट है डिफेंस, उस बजट से करीब अगर बात करें तो 2.3 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 2.3 गुना ज्यादा है। कितना है, 2.3 गुना ज्यादा है दोस्तों। समझ गए मेरी बात। वहीं कुछ और क्षेत्रों में देखें की सेक्टर जो एलोकेशन है, ट्रांसपोर्ट में क्या है, 5,98,520 करोड़ रुपए, यानी कि जो सड़क है और बुनियादी ढांचे के लिए। वहीं डिफेंस में बात करें, डिफेंस में कितना है, 5,94,585 करोड़ रुपए। याद रखना ये वाला आंकड़ा, ये रक्षा में है। रक्षा में कितना है, 5,94,585 करोड़ रुपए। पेंशन पर देखेंगे तो जो पेंशन पर है 2,96,214 करोड़ रुपए आवंटित हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट पे, याद रखना। वहीं होम अफेयर में 2,55,234 करोड़ रुपए, ये होम अफेयर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दोस्तों। फूड की सब्सिडी समझिए भाई क्या है, 2,27,629 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भाई फूड की सब्सिडी में ही बहुत है, 2,27,629।
ये आंकड़ा सबसे ज्यादा देखेंगे तो नंबर 1 पे इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है, इंटरेस्ट में ब्याज में जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंकड़ा देखेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट है। नंबर 3 पे आ गए अपन डिफेंस में, और नंबर 4 पर जो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है वो जा रहा है पेंशन में। नंबर 5 पे एलोकेट देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 करोड़ रुपए। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन है, हेल्थ है, एनर्जी है, आईटी है, ये सारे सेक्टर हैं। सोशल वेलफेयर हो गया, इन सारी चीजों में, ठीक है, ये सारा पैसा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइंटिफिक, ये सारी चीजें यहाँ पर ये पैसा जा रहा है। वहीं उसके बाद नंबर 6 पे आएंगे तो ये है आपका होम अफेयर में। नंबर 7 में फूड सब्सिडी है। नंबर 8 पर जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो 1,70,781 करोड़ रुपए। दोस्तों मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ये चीज है जो हमारा एक्सपेंडिचर कंपोजिशन को दिखाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से कई बार मैचिंग करने को क्वेश्चन आता है, सो मिस मत करना। व्हाट माय पॉइंट। अब आएंगे अपने पहले पिलर पे। द बर्डन ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एंड कमिटेड लायबिलिटीज कंज्यूम्स नियरली थर्ड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पेंशन में है वो 2.96 है, और जो इंटरेस्ट है ब्याज में 14.4, टोटल कितना है 17 लाख करोड़ रुपए। दो ये कमिटेड ऑब्लिगेशन है दोस्तों। कमिटेड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है समझिए आप। जो कमिटेड ऑब्लिगेशन होता है वो एक तरीके का दोस्तों, वो आपकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, मतलब ये बजट ऐसा है करीब करीब 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ऐसा है कि इसको टाला नहीं जा सकता। 1/3 हिस्सा उन खर्चों में जाएगा जिन्हें कमिटेड लायबिलिटीज बोला जाएगा, मतलब 1/3 हिस्सा है ये, करीब 17 लाख करोड़ रुपए। ये इतना हिस्सा 1/3 के आसपास है, 33% के आसपास है ये, कि भाई ये 1/3 हिस्सा उन खर्चों में जाएगा जिन्हें टाला जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ब्याज पे जाएंगी और पेंशन में जाएगी दोस्तों, समझ रहे आप। वहीं ये हेल्थ वगैरह में 6.80 लाख करोड़ हेल्थ में इतना है, एजुकेशन में 1.3 लाख, एग्रीकल्चर में 1.63 लाख, रूरल डेवलपमेंट में 2.73 लाख करोड़। ये कंबाइंड डेवलपमेंट वेलफेयर है, समझ रहे आप, ये सारी चीजें हैं। दूसरा पिलर है द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन, इसकी बात करते हैं। दो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन है, उस पर चर्चा करेंगे। ये क्या है ये समझिए। तो देखिए दोस्तों, ये है विकास का इंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, यानी कि है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी पर काम कर रही है। समझिए क्या है। ये था जो 24-25 में एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, वो था 5.6 लाख करोड़ के आसपास, और रिवाइज में हुआ ये 5.48 के आसपास, मतलब हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब 26-27 में ट्रांसपोर्ट पर है 5.99 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, जो तेजी से मतलब उछाल को दिखाता है कि भाई काफी पैसा इसमें रखा गया है इस बार 26-27 के बजट एस्टिमेट में, समझ रहे आप। वहीं ये एनर्जी पे देखेंगे आप, अर्बन डेवलपमेंट एंड आईटी एंड टेलीकॉम में भी देख सकते हैं, सारी जगह थोड़ा थोड़ा उछाल देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा शो कर रहा है। यानी कि परवेन पर खर्च अब पूरे रक्षा बजट के बराबर पहुंच चुका है, ये बात कह सकते हो। ठीक है, आ जाओ। प्लान नंबर 3 है कि जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड बॉर्डर्स पे दिखाते हैं क्या है। जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है रिमेन रोबूस्ट विद होम अफेयर्स एंड द डिफेंस कंबाइंड अकॉर्डिंग फॉर रफली 8.5 लाख करोड़ और 16% ऑफ टोटल स्पेंडिंग। तो ये करीब कितना है 5,94,585 करोड़ रुपए है एक्सटर्नल डिफेंस का खर्चा दोस्तों। ठीक है, जो 4.7%, यानी कि अगर पिछले साल के बजट से 4.7% बढ़ा है। और ये कितना है इंटरनल, यानी कि होम अफेयर्स पे देखेंगे तो 2,55,234 करोड़ रुपए, जो पहले से 5.7% के आसपास इसमें इंक्रीमेंट हुआ है पिछले रिवाइज एस्टिमेट से, जो 25-26 का है। गॉट इट। वेलफेयर शील्ड देखेंगे क्या है, सब्सिडीज वगैरह की बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। तो जो फूड पे सब्सिडी है वो इक्वल है, वो पिछले जो रिवाइज एस्टिमेट में थी वो कितनी थी, ये रिवाइज एस्टिमेट है, ये आपका बजट एस्टिमेट है। तो रिवाइज एस्टिमेट में थी 2.28 लाख करोड़, उसमें कोई खास डिक्लाइन नहीं हुआ, ये फ्लैट है, यानी कि ये फ्लैट शो कर रही है। इस बार भी कितनी है 2.28 लाख करोड़ रुपए। हाँ, ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, जहां पर पिछली साल जो रिवाइज एस्टिमेट में जो सब्सिडी थी 1.86 लाख करोड़ थी, इस बार जो बजट एस्टिमेट है उसमें 1.71 लाख करोड़ यानी कि 1.7 लाख करोड़ है। इस बार सब्सिडी को थोड़ा सा घटा दिया गया है। पेट्रोलियम में पहले 15,000 थी, 15,000 करोड़, और अब है 12,000 करोड़ रुपए इस बार के जो बजट में। यहाँ पर भी जो सब्सिडी है घटी है। फूड की सब्सिडी इक्वल है, बाकी के फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, इन दोनों में सब्सिडी को घटाया गया यानी कि डिक्रीज कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जो सब्सिडी है वो किधर है। सबसे ज्यादा सब्सिडी है यहाँ फूड पे देखेंगे, फिर फर्टिलाइजर पे देखने को मिलेगी, फिर पेट्रोलियम में। ये आपको सीक्वेंस लगाने को भी आता है, तो याद रखना ये वाला। वही ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, क्या इंक्रीमेंट हुआ
देखिए एजुकेशन में पिछले साल का जो बजट है ये है हमारा रिवाइज एस्टिमेट और ये है हमारा बजट एस्टिमेट, समझ रहे हैं। तो एजुकेशन में पिछले साल यानी कि 1.21 लाख करोड़, 1.21 लाख करोड़ था, इस बार 1.3 लाख करोड़ है। हेल्थ में 94,000 करोड़ था, अब 1,05,000 करोड़ है। सोशल वेलफेयर में 50,000 करोड़ था, अब 62,000 करोड़ है, समझ रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चलो पिलर नंबर 5 है कि भाई रिविटलाइज करेंगे रूरल इकोनॉमी को। क्या है रूरल डेवलपमेंट? पहले था रूरल डेवलपमेंट पे 2,12,750 करोड़ रुपए, इस बार है 2,73,108 करोड़ रुपए, करीब 28% का प्लस 28% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस बजट में। और यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर में 7% बढ़ाया, पहले था 1,51,853 करोड़, अब हो गया 1,62,671 करोड़ रुपए इस बजट में 2026-27 में। ऑडिट 26-27 के बजट में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देख रहे हैं कि 60,000 करोड़ इंक्रीज ओवर द रिवाइज एस्टिमेट, यहाँ पर ये 60,000 करोड़ बढ़ा, यानी कि अगर रूरल डेवलपमेंट में कितने करोड़, 60,000 करोड़ बढ़ा है। अब देखेंगे वेरिएशंस क्या है, प्लान्ड वर्सेस रियलिटी एक्चुअल में क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ द बजट एस्टिमेट वर्सेस रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल, इसका सॉरी करंट फिस्कल ईयर की बात करेंगे। गॉट इट। ये वाला दिखाता है आपका अंडर स्पेंडिंग, मतलब नेगेटिव वेरिएंस दिखाता है। ये दिखा रहा है आपका ओवर स्पेंडिंग, ओवर खर्च मतलब ज्यादा खर्चा, जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि जहां पर इधर ज्यादा खर्चा हुआ, इधर कम खर्चा हुआ। जैसे मैं बात करूं, पहले है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जिसमें 1,12,092 करोड़ रुपए खर्च हुआ दोस्तों। ये सबसे बड़ा अंडर स्पेंडिंग वाला सेक्टर है। इसमें कुछ क्यों है, इसके संकेत क्यों है, इसके इंडिकेटर दोस्तों क्यों है, जैसे बात करेंगे जो डिजिटलीकरण है, फेसलेस असेसमेंट, जीएसटी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में, कम मैनुअल इंटरवेंशन, ये सारी चीजें हैं जहां पर ये कम खर्चा किया गया दोस्तों। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसको शो करता है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को शो करता है, समझ रहे होंगे आप बात। एक मिनट, ये रो मोड में चला गया। तो ये स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ड्राइविंग सेविंग्स का ये स्पष्ट उदाहरण है, जो हमारा अंडर स्पेंडिंग हो रहा है। अर्बन डेवलपमेंट में देखेंगे 39,573 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी, अमृत, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर। वहीं आईटी एंड टेलीकॉम में देख सकते हैं आप। वहीं करेंगे डिफेंस में बात, जो पॉजिटिव वेरिएंस दिखाता है कि भाई 76,123 करोड़ रुपए यहाँ पर ज्यादा खर्च हुए। सीमा की सुरक्षा है, पूंजीगत रक्षा खरीद है, क्योंकि हमारा जो युद्ध हुआ पाकिस्तान वगैरह के साथ। और हाँ, इसमें एक और चीज है, फास्ट ट्रैक प्रिक्योरमेंट चलता है दोस्तों, यानी कि जो आपातकालीन खरीद है, इसकी वजह से भी डिफेंस का जो खर्चा है वो बढ़ा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लाइक जैसे सिंदूर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, और जो स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस है उस पर बढ़ता हुआ जोर, जो हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस में देखेंगे, फाइनेंस में भी है, यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट की जो भुगतान है, इंटरेस्ट का जो बर्डन है 49,251 करोड़ रुपए का है। पीएसयू की सपोर्ट, सब्सिडी का जो एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता है, समझ रहे हैं। पीएसयू सपोर्ट है, रिकैपिटलाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा अगर देखें ये सेक्टर सबसे ज्यादा वोलेटाइल है दोस्तों, यानी अनुमान लगाना यहाँ पर थोड़ा कठिन है दोस्तों, ठीक है। तो यही बात है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, सॉरी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव की इफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि जो टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में भारी कटौती हुई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, समझ रहे आप। जो लेस कॉस्ट है, मोर कंप्लायंस दिखाता है, वही सब चीजें। एग्जीक्यूशन गैप भी देखने को मिला है, समझ रहे आप, ये सारी चीजें। अब आएंगे स्ट्रक्चरल एनोमलीज पे, ये समझो क्या है स्ट्रक्चरल एनोमलीज की बात करेंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर की जो एनोमलीज है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ है, और ये है फाइनेंस जहां पर जो वोलेटिलिटी है देखने को मिली है। अब टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रास्टिक जो रिडक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इस समय 0.45 लाख है, जो एक्चुअल 2.02 लाख करोड़ के आसपास था, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जो आपकी फाइनेंस की वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब आएंगे 2026-27 में जो ग्रोथ लीडर्स है, हमारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर में जिन्होंने हाईएस्ट बूस्ट प्राप्त किया, यानी कि ओवर द 20, 25 एंड 26 के रिवाइज एस्टिमेट से उन्होंने हाईएस्ट बूस्ट मिला, यानी कि उन्हें ज्यादा पैसा मिला। कहने का मतलब ये है भाई, यानी उन्हें उस सेक्टर को, ये सेक्टर वाइज है, सेक्टर वाइज यहाँ पर किस सेक्टर को कितना पैसा है इसकी बात होगी, किस सेक्टर ने कितना पैसा रिसीव किया, किस सेक्टर को इस बजट में कितना पैसा दिया गया है उसकी बात हो रही है। जैसे साइंटिफिक डिपार्टमेंट की बात करें, जहां पर दोस्तों पहले जो रिवाइज एस्टिमेट था वहां पर 70,000 करोड़ था, अब 1,05,000 करोड़ है, करीब 50% का इंक्रीमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट में बात करेंगे तो पहले 57,000 करोड़ था, अब 85,000 करोड़ है, करीब 49% का इंक्रीज है। आईटी एंड टेलीकॉम में भी
पहले 42,000 करोड़ था, अब 58,000 करोड़ है, करीब 38% का मतलब बढ़ोतरी है। प्लस का मतलब है बढ़ोतरी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में देखेंगे 35,000 करोड़, अब हो गया 47,000 करोड़, प्लस 34% है। रूरल डेवलपमेंट में पहले 90,000 करोड़ था, अब 1,15,000 करोड़ है। यहाँ पर भी प्लस 28% की इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गॉट पॉइंट। अब कुछ स्ट्रेटेजिक समरी है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ जो एक्सपेंडिचर है, जो मेजर आइटम्स हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो मेजर आइटम्स हैं उसकी बात करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने ऊपर बताया वैसे पेंशन में जो दिया गया है 2,96,214, ऊपर मैंने बता दिया, यहाँ पर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। इस बारी पूरी जो जितनी भी स्लाइड है इसको देख सकते हो, यहाँ पर सब है, IT है, रूरल है, साइंस है, यहाँ पर सब दे रखा है। ठीक है, फिजिकल रोड मैप आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं इस पर, जो 2026-27 का एस्टिमेट सिग्नल है और ये रूरल एक्सपेंडिचर पर जो शिफ्ट है उसका पैराडिग्म है, उसको दिखाता है। इट इज द माइग्रेशन ऑफ फंड विच आर टॉकिंग अबाउट बजट एस्टिमेट एंड टॉकिंग अबाउट बजट एस्टिमेट एंड 26-27, 25-26 और 26-27-28, सॉरी 26-27 के बजट को दिखाता है। चलो बात करेंगे जो मनरेगा दोस्तों, जो मनरेगा है, जो MG नरेगा है, इसका नाम बदल दिया गया है। मनरेगा का 25-26 का जो बजट एस्टिमेट था दोस्तों वो 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन इसमें रिडक्शन यानी कि कमी देखने को मिली है। कितना कमी हुई है? 56,000 करोड़ रुपए इस बजट में कम कर दिया है दोस्तों इन्होंने। कितना? 56,000 करोड़ रुपए। इस समय जो मनरेगा का बजट है 26-27 में वो है 30,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर 56,000 करोड़ रुपए मनरेगा के बजट को कम कर दिया दोस्तों, समझ रहे? न्यू एंट्री देख सकते हो, यहाँ पर सेम है, 95,692 था और यहाँ पर भी ये है 95,692 करोड़। मनरेगा के बजट में भाई साहब सबसे ज्यादा अगर बात करें तो फिस्कल रोड मैप रिवील्स ए डेफिनेटिव ट्रांजिशन फ्रॉम डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मनरेगा, इट इज ए होलिस्टिक लिवलीहुड गारंटी फ्रेमवर्क व्हाइल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग रिमेन्स द स्टेबल फ्लोर एंड द कंपोजिशन लाइक दैट। ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मनरेगा में 30,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पुराने बजट से बहुत कम है, 56,000 करोड़ कम हुआ है। इसमें बहुत ऑफसेट देखने को मिला है। स्टेबिलिटी देखेंगे, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है रूरल, उसमें स्टेबिलिटी है 54,000 करोड़ रुपए। वाटर में ये है 67 यानी कि 67,000 करोड़ रुपए जो वाटर के लिए, जैसे JGM वगैरह है, समझ रहे हैं? देखो मनरेगा की बात करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट री इमेजिन फ्रॉम द एक्ट टू मिशन गारंटी। तो 2026-27 का बजट एस्टिमेट प्रपोज ए स्ट्रक्चरल ओवरऑल रिडक्शन द मनरेगा इज ए री एलोकेशन इनटू द न्यू, ये इसका नाम है न्यू जो स्कीम है, फ्रेमवर्क जो लिखा है न्यू फ्रेमवर्क शिफ्टिंग फोकस टू एसेट क्रिएटिंग। गॉट इट? मामला क्या है? रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट को पुनर्गठित किया, री इमेजिन किया है। ठीक है, मिशन गारंटी है, तो लिवलीहुड गारंटी की बात कर रही है जो मैं बता रहा था, समझ रहे हैं? तो मनरेगा जो MG नरेगा है दोस्तों, उससे मिशन गारंटी तक ये मामला है पूरा। ठीक है, सरकार जो है MG नरेगा के बजाय जो VBGRM यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, समझना, विकसित भारत, यह विकसित भारत, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण फ्रेमवर्क पर ध्यान दे रही है, यानी शिफ्टिंग फोकस टू एसेट क्रिएटिंग लिवलीहुड गारंटीज। ये सरकार का काम, समझ रहे हैं? इसका लक्ष्य है, इसका मुख्य जो उद्देश्य, मेन फोकस क्या है कि भाई केवल रोजगार देना यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति निर्माण यानी एसेट्स क्रिएटिंग करो भैया, एसेट्स क्रिएट करो, ये उस पर ध्यान दे रही है। यानी कि एसेट्स क्रिएटिंग की जो परिसंपत्ति निर्माण की जो आजीविका है उसको सुनिश्चित करना, एसेट क्रिएटिंग लिवलीहुड की योजना पर ध्यान देना है। बजट आवंटन में देखेंगे कि जो भैया जो विकसित भारत है, जो विकसित भारत योजना है उसमें कितना है? 95,000 जो परिसंपत्ति निर्माण के लिए है, 95,692 करोड़, ये वाला 95,692 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए दोस्तों। वहीं मनरेगा यानी कि MG नरेगा में इस बार का फंड है 30,000 करोड़ रुपए। मनरेगा का योजना के लिए आवंटन घटाकर भैया 30,000 करोड़ कर दिया। यह केवल संक्रमण काल की देनदारियों के लिए है, समझ गए आप? ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर है सरकार का, ये सारी बातें करेंगे आगे, ये समझ गए होंगे आप। चलो वहीं क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन है, मार्केट लीडर है वगैरह वगैरह, देख सकते हो क्या है वाटर सप्लाई पे। ये नंबर 1 है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में पिछले साल जो है बजट एस्टिमेट में कितना था? 67,000 करोड़ रुपए। इस समय है मार्केट लीडर है इसमें, याद रखना, 67,670 करोड़ रुपए JGM के लिए रखे गए। वहीं रूरल प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में 54,832 करोड़ रुपए थे बजट एस्टिमेट 25-26 में। इस समय कितना? 54,917 करोड़ रुपए सस्टेन्ड प्रायोरिटी पे, मतलब बहुत ज्यादा
घटाया बढ़ाया नहीं गया। वहीं ये पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए, ये भी 19,000 करोड़ रुपए, मतलब एज इट इज रखा गया बजट 25-26 और बजट 26-27 में। एग्रीकल्चर पे आ जाओ भाई, मेंटेनिंग इनकम फ्लोस वाइल सीडिंग इनोवेशन एंड ऑल। जो फिजिकल एंकर है, इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो किसान योजना है उसमें 63,500 करोड़ रुपए था, इस बार भी फ्लैट 63,500 करोड़ रुपए है। वहीं जो इंटरेस्ट, जो ब्याज की सबवेंशन स्कीम है उसमें 22,600 करोड़ रुपए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 12,200 करोड़ रुपए रखे गए। वहीं ग्रोथ सपोर्ट के लिए बात करें इनोवेशन में, प्रधानमंत्री आशा योजना के लिए 7200 करोड़ रुपए और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए 350 करोड़ रुपए और भारत विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं दोस्तों। तो न्यू बजट लाइंस फॉर द हाई वैल्यू एंड सिग्नल क्वालिटी शिफ्ट, ये न्यू बजट लाइंस है दोस्तों। अब बात करेंगे कैपेबिलिटी लेयर इंटीग्रेटिंग स्किल्स विद द लिवलीहुड की बात हो रही है, तो पीएम सेतु विच आर टॉकिंग अबाउट स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव, उसमें 6,141 करोड़ रुपए, ये एक मेजर पुश है दोस्तों। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए दोस्तों, रूरल यूथ के लिए इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए एक मेजर पुश है। 26-27 के बजट में, यहाँ पर 25-26 में जीरो था, यहाँ भी जीरो था, लेकिन यहाँ पीएम सेतु के लिए 6,141 करोड़ रुपए रखे गए, याद रखना। बात करेंगे सोशल सेफ्टी पे, सामाजिक सेफ्टी है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो पीएम ये है वन बंधु योजना थी, पीएम वन बंधु योजना है, जैसे इसमें जो एक्चुअल बजट था 24-25 में वो 3,604 करोड़ रुपए था, इस बार के बजट में है करीब करीब बात करेंगे 5,700 करोड़ रुपए। और जो एससी की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जो स्कीम है इसमें 736 करोड़ रुपए था, इसमें 2140 करोड़ रुपए इस बजट में। ओबीसी की है ये पीएम यशस्वी, इसमें 1333 करोड़ था, अब इस समय बजट है 2320 करोड़ रुपए, 2,320 करोड़ रुपए। सोशल असिस्टेंस की बात करें, इसमें क्या है बजट 9,652 था और इसमें 9,671 है, बहुत कम बट थोड़ा सा बढ़ा गया सोशल असिस्टेंस के लिए दोस्तों। ठीक है, सारे बजट बढ़े हैं सोशल सेफ्टी के लिए, इन्होंने टारगेट किया जो वनरेबल ग्रुप है उसके लिए दोस्तों। ठीक है, मिशन पे बात करेंगे, मोड कंसोलिडेशन इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया गया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, टोटल जो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एलोकेशन है 26-27 का, समझो टोटल है 28,255 करोड़ रुपए। मिशन शक्ति की बात करेंगे उस पर 3,605 करोड़ रुपए, जो 13% बढ़ा है दोस्तों। वहीं यहाँ पर 5% बढ़ा है मिशन वात्सल में। यहाँ पर जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है, यहाँ पर 23,100 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 82% के आसपास बढ़ाया गया है। ये टोटल बात हो रही है विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पे 28,255 करोड़ रुपए, समझ रहे आप। अब बात करेंगे जो एनर्जी का ट्रांजिशन है, स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोस्तों। एटॉमिक एनर्जी में क्या है, जो BARC है उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल था 25-26 में 1,100 करोड़ रुपए, इस समय 1,800 करोड़ रुपए, यानी कि 63% का इंक्रीज है दोस्तों। इस बार जो बजट है करीब 700 करोड़ बजट बढ़ा दिया, याद रखना एक एक चीज को, कितना 700 करोड़ रुपए बजट बढ़ा दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो 25-26 में बजट था 1,333 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं। इस समय 26-27 में है 2,500 करोड़ रुपए, ये बजट इस समय बढ़ा दिया गया है करीब 1,270 यानी कि के आसपास 1,170 करोड़ रुपए, यानी कि एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिमेन्स स्टेबल एट 1,200 करोड़ रुपए। इट इज इंश्योरिंग बेस रिसर्च कंटिन्यूटी, समझ रहे, ये सारी चीजें हैं। और देखेंगे इनोवेशन रडार क्या है 26-27 की, न्यू मार्केट एंट्रेंट्स की बात करेंगे, ये सारी नई स्कीम्स हैं भैया। कितनी है नई स्कीम्स, ये कह रहे हैं कि जो इनोवेशन कर रही है गवर्नमेंट, इनोवेशन रडार में नई मार्केट एंट्रेंट्स की बात हो रही है भैया। चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं क्या है। देखिए जो VBGRM है, यानी कि ये इसका एलोकेशन है 95,692 करोड़ रुपए। अब ये VBGRM क्या है, मैंने अभी बताया था कि भैया ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। मनरेगा का बजट घटा के इधर दे दिया है 95,692 करोड़। लेकिन पीएम सेतु की बात करेंगे, पीएम सेतु दोस्तों उसमें 6,141 करोड़ रुपए। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात करेंगे 350 करोड़ रुपए, और भारत विस्तार की बात करेंगे जहां पर 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ये सारी न्यू स्कीम्स हैं, न्यू स्कीम्स हैं, याद रखना यहाँ न्यू स्कीम्स में पैसा एलोकेट किया गया है। ठीक है, अब ये कॉम्प्रेसिव फिजिकल हीट मैप पे आप देख सकते हो 25-26 और 26-27 का। जल जीवन मिशन में बात करेंगे जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है दोस्तों। ठीक है, उसमें कितना था, जो बजट एस्टिमेट था 25-26 में वो था 67,000 करोड़ रुपए, इस समय के बजट एस्टिमेट में है 67,670 करोड़ रुपए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन में कितना है, 0 था, इस साल नया है ये 95,692 करोड़ रुपए, ये इंपोर्टेंट भी है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। मनरेगा में दोस्तों पिछले साल था 86,000 करोड़ रुपए, इस साल है 30,000 करोड़ रुपए, मतलब
56,000 करोड़ रुपए घटा दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछले साल था 19,000 करोड़ रुपए, इस समय फ्लैट है दोस्तों, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, रूरल है, ग्रामीण है मतलब, उसमें था 54,832, इस समय थोड़ा सा बढ़ा है 54,917। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें पीएम सेतु में पहले 0 था, ये नई स्कीम है, इस बार 6,141 है, नई स्कीम है। आंगनबाड़ी वाली में देख सकते हो, पीएम किसान में देख सकते हो 63,500 यानी कि ये भी फ्लैट है, नो चेंज। बार्क में देख सकते हो 1100, इस समय 1800 जो मैंने ऊपर भी बताया, समझ रहे। तो आप 2027 का आउटलुक देखेंगे, इट इज ए स्ट्रक्चरल बेस्ड टू ए डेवलप्ड इकोनॉमी एंड द फिस्कल स्ट्रक्चर इज इवॉल्विंग फ्रॉम द एलिवेटिंग प्रॉपर्टी टू बिल्डिंग कैपेसिटी। मतलब हमारा जो बजट है या सरकार है वो पॉवर्टी से एलिवेट होकर बिल्डिंग कैपेसिटी की तरफ मूव ऑन कर रही है। विकसित भारत 2027 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेफ्टी फ्लोर बनाना, जैसे हाउसिंग, वाटर, फूड सिक्योरिटी, इस पर इतना पैसा है। कैपेबिलिटी लीडर बनना, जैसे स्किलिंग, पीएम सेतु जो लेके आए, लिवलीहुड गारंटी जो लेके आए, बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं इस बार, जो दोनों स्कीम्स हैं, पीएम सेतु ये वाली जो इस बार नई स्कीम है जिसमें एलोकेट किया 6,141, और ये जो रोजगार एंड आजीविका मिशन है जिसमें 95,692 करोड़ रुपए। तो ये कैपेबिलिटी लीडर बनाने के लिए है। फ्यूचर इंजन की बात करेंगे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, जहां पर 350 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए दोस्तों। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी स्ट्रक्चरल ब्रिज टू ए डेवलप्ड इकोनॉमी एंड ट्राइंग टू बी इवॉल्व द एलिवेटिंग प्रॉपर्टी टू बिल्डिंग कैपेसिटी। तो दिस इज द टोटल बजट ऑफ दैट 2026-27। बहुत ही अच्छा बजट था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद।